छुपी हुई साजिश नहीं है। अभी आमतौर पर खुलकर इस साजिश को रचा जा रहा है, और साजिश भी नहीं, अभी खुलेआम बोलकर इसको किया जाता है। तो ऐसे हालात में हमें बहुत सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, बहुत समझदारी के साथ हमें काम करना होगा। एक मस्जिद के ऊपर एक स्पोर्ट्स सेंटर रहना, जिम रहना, सेहत के लिए काम होना कोई बुरी बात नहीं। अगर आपने मजबूत इरादा किया और उस पर कोशिश की, तभी अल्लाह की मदद मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल सकती। DSF फाउंडेशन के इस बेहतरीन प्रोग्राम के स्टेज पे मौजूद हमारी रियासती हुकूमत के सीनियर ऑफिसर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद मोहसिन साहब, कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर, और हम सबके सामने बहुत अच्छी तरीके से अपने जज्बात को उन्होंने रखा है, मुस्तफ़ा हुसैन साहब, मौलाना जनाब मुफ्ती शमशुद्दीन साहब, जनाब हाफिज असीम साहब, जी बाबा साहब, मुजम्मिल साहब, प्यारी माँ बहनों भाइयों। हालांकि मुझे ये नहीं मालूम था कि इतनी सीरियस नवीयत का ये प्रोग्राम है, लेकिन खुशी इस बात की है कि ऐसी जोड़ होती रहनी चाहिए, मिलते रहना चाहिए। भीड़ तो बहुत मिल जाएगी, भीड़ की कमी नहीं है। आप किसी भी मोहल्ले में जाकर एक स्टेज और माइक रखिए, कई सौ कई हजार लोग आपको सुनने के लिए आ जाएंगे। लेकिन बात यह है कि क्या उन लोगों में वो सलाहियत है कि जो कहा जाए उसको समझें और उस पर अमल करें। क्योंकि सलाहियत जो आती है, वो मेरा जो तजुर्बा है वो उसमें तालीम का, एजुकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। और आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये कोई आम दौर या मामूली दौर नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान में हम परेशान होते तो हम कह सकते थे कि देखिए हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, इसीलिए हम हिंदुस्तान में परेशान हैं। क्या हम हमारे पड़ोसी मुल्क में परेशान नहीं हैं? वहां हमें परेशान करने के लिए कौन है? क्या हम पूरी दुनिया में परेशान नहीं हैं? क्या हम दूसरे अक़वाम से पीछे छूट नहीं गए हैं? क्या हम ताकत के एतबार से सबसे कमज़ोर नहीं हैं? तालीम के एतबार से क्या हम सबसे कमज़ोर नहीं हैं? क्या दौलत की कोई कमी हम में है? पूरी दुनिया में कई अमीर ममालिक में हमारे जो मुल्क है वो दुनिया में अमीर और तरीन, जितनी दौलत उनके पास है उतनी दौलत मेरे ख्याल से किसी और के पास नहीं है।
तो दौलत की भी कमी नहीं है। अल्लाह ने आपको सब नवाजा है, हमें सब नवाजा है। ये दौलत रखते हुए आप कमजोर हैं, परेशान हैं, मार खा रहे हैं, तो सोचने की बात है कि जो कौम है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 60 साल के अंदर तकरीबन आधी दुनिया पर काबिज होने वाली ये कौम कोई मामूली कौम नहीं है। क्या हो गया कि हम इस हालत में हैं, इतने परेशान हैं कि हमारा एक बुजुर्ग आदमी सिर्फ इसलिए मार खाता है छोटे छोटे बच्चों से ट्रेन में क्योंकि उसने दाढ़ी छोड़ी हुई है। क्योंकि ये क्या दिखलाता है कि आपकी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है, आपकी कोई इज्जत नहीं है इस समाज में, इस माशरे में। तो इसके जिम्मेदार कौन है? क्या बात है? जो कौम गौर फिक्र नहीं करती, जो कौम अपने अंदर खुद झांक के नहीं देखती, अपनी कमजोरियों को छानकर पहचानने की कोशिश नहीं करती, वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती। तो हमें भी तो सोचना पड़ेगा कि ऐसी क्या बात है। क्योंकि जो मैं समझता हूं कि जो दुनिया है या कोई पूरी कायनात है, ये जैसे चल रही है, ये कानून खुदरत पर चल रही है। ये एक कानून बना दिया है उसने, उस कानून के तहत चल रही है। इसमें कानून जब बन गया तो कानून एक कौम को फेवर करे, एक कौम के खिलाफ रहे, ऐसा कानून नहीं बन सकता। कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कानून बना है तो सबके लिए लागू होगा। अगर मैं कहूं कि मैं बहुत पावरफुल आदमी हूं, मेरे लिए कानून नहीं होगा या मेरे बच्चे के लिए कानून नहीं होगा, मैं खुद कानून बनाने वाला हूं, असेंबली में जाता हूं तो कानून बनाता हूं, और मैं कहूंगा कि मैं क्योंकि मेरे बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, मेरे बच्चों को यह कानून लागू नहीं होगा, तो क्या बात, क्या आप इससे मुत्तफिक होंगे? या कोई बासलाहियत आदमी इस बात को मानेगा? नहीं मानेगा। तो हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमें लगता है कि अल्लाह हमारा है और वो हम कुछ भी करें वो माफ कर देगा, और उसके कानून के खिलाफ हम चल रहे हैं, तो नताइज यही होंगे। कानून यह है कि जब आप खजूर का बीज पेरेंगे तो खजूर निकलेगा, कुछ और पेर देंगे और दुआ करेंगे कि खजूर मिल जाए तो नहीं मिलेगा, नहीं देगा। हालांकि अल्लाह मालिक है, खालिक है, चाहे तो कुछ भी दे सकता है, लेकिन नहीं देगा क्योंकि उसका कानून नहीं है। आपने उसके कानून के तहत आपकी जो तवक्को है उसके मुताबिक उस बीज को नहीं पेरा है, तो क्यों देगा? बेशक आप कई लाख मसाजिद खोल दीजिए, दिन रात आप दुआ कर लीजिए, हालात नहीं बदलेंगे। आपको खुद समझना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, तब उसके नताइज आपको मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं फर्क हो रहा है। मेरी छोटी समझ में मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं पूरी दुनिया घूमता हूं, देखता हूं, पूरा हिंदुस्तान मैंने घूमा है, देखा है, कई लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई है, उलमा इकराम से मेरी गुफ्तगू हुई है, जो इस जिंदगी में अच्छीवर कहलाए जाते हैं उन लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई है, जिद्दोजहद से ऊपर आने वालों से मेरी गुफ्तगू हुई है, हम जिन लोगों को हमारा दुश्मन मानते हैं उनसे बैठकर मैंने बात की है कि आज जो हमारे साथ जो हालात पैदा हो रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हमारे दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन, इस मुल्क के दुश्मन सब एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। क्योंकि जिस समाज में, जिस माशरे में कोई जहर घोलता है, इसलिए जहर घोलता है कि इंसानों को हम अलग करें ताकि हम इख्तिदार पा लें, तो वो किसी का दोस्त नहीं हो सकता। इस माशरे का दुश्मन, हमारा दुश्मन, हमें इस्तेमाल किया जा रहा है।
कि माशरे में जहर घोला जाए और इक़्तिदार पैदा किया जाए, उस पर काबू पा लिया जाए। तो ये जो कंप्लीट कंट्रोल एक दो ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में चला गया, खासतौर से आरएसएस के हाथ में चला गया, क्या इनके रातों रात इनके हाथ इक़्तिदार लग गए? रातों रात क्या इनके दिन बदल गए, किस्मत बदल गई? तकरीबन 100 साल उन्होंने मेहनत की, तकरीबन 100 साल यहां पर आने के लिए। चाहे उनका मंशा गलत हो, चाहे उनके इरादे गलत हो, चाहे उनका एजेंडा जहर फैलाना, इस मुल्क के एकजहती को, यूनिटी को तोड़ना, हिंदू मुसलमानों में जैसा गंगा जमनी तहजीब की बात कर रहे थे मुफ्ती मौलाना शमसुद्दीन साहब, उसको खत्म करने का शायद एजेंडा हो, लेकिन क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, चूंकि उस पर एजेंडे पर काम कर रहे हैं और वो बीज फेर रहे हैं, तो कानून कुदरत ये है कि उसके नताइज उनको मिलेंगे और वो आज यहां पे हमारे सामने इतने पावरफुल, इतने मजबूत बनकर खड़े हुए। मोहसिन साहब ने एक बहुत अच्छी बात की, आपने गौर किया होगा, नहीं किया होगा मुझे नहीं मालूम, कि हमारा एजेंडा क्या है, हमारे प्रायोरिटीज क्या है। जिस कौम में कोई एजेंडा नहीं है, जिस कौम में कोई प्रायोरिटी नहीं है, जिस कौम में कोई प्लानिंग नहीं है, वो कौम आगे बढ़ नहीं सकती। जिस कौम का सरमाया अगर गलत जगह पे लगता है, या गलत भी ना हो, जगह सही हो, उसका रिटर्न वहां नहीं मिल रहा है, तो डेड एसेट्स का हाथ कहलाया जाता है। तो आप जब इन्वेस्ट करते हैं, हम एज ए कौम जब हम इन्वेस्ट करते हैं, वो हम कहां कर रहे हैं उस पर गौर करने की बात है। किस पे कर रहे हैं? पूरे कौम का सरमाया किस पे लगता है? जहां लगना है वहां लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वहां तो नहीं लग रहा है। और जहां लग रहा है उससे रिटर्न कितना आ रहा है, वो भी सोचने की बात। ऐसी बात नहीं कि हमारे पास सरमाया नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि हम अगर लगाएं तो उसका नतीजा नहीं निकल सकता। तो हमें और आपको बहुत गौर से सोचना पड़ेगा, इस पर फिक्र करनी पड़ेगी कि हम एज ए कौम अगर हमारे हालात को हम बदलना चाहते हैं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो सही जगह लगे, ह्यूमन रिसोर्स में लगे, तरक्की पे लगे लोगों की। आप एजुकेशन पे लगाएं, आप यूनिवर्सिटीज कायम करें, आप हमारे बच्चों को हम दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाएं, वहां से उनकी सलाहियतों को अमल में लाने के लिए उनको तालीम तो देनी चाहिए। एक जमाना था फ्रांस और स्पेन में हमारी हुकूमत थी, फ्रांस में हुकूमत नहीं थी। स्पेन बहुत आगे था, कल्चरली आगे था, एजुकेशनली आगे था। और फ्रांस में जिसका बादशाह शार्लेमीन था, उसको अपना नाम तक लिखना नहीं आता था, तो फ्रांस से बच्चे स्पेन आते थे पढ़ने के लिए, यहां से तालीम हासिल कर कर फ्रांस जाते थे। नतीजा क्या हुआ? फ्रांस बहुत आगे निकल गया और हम खत्म हो गए। इसलिए नहीं खत्म हुए कि हमने उनको तालीम अता की, उस तालीम का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और हमने नहीं उठाया। आज जो दुनिया चल रही है, टेक्नोलॉजी पे चल रही है, आज जो दुनिया चल रही है, ये दुनिया की हद तक नहीं रही। चांद पर, मार्स पर, स्पेस में, और इस जहां से और भी जहां, जो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं
वो सब कौन देख के आ रहा है? कि हम देख के आ रहे हैं? हम तो बहुत खुश हैं, हम अल्लाह की बहुत तारीफ करते हैं, पढ़ के खुश हो गए कि बहुत जहां से आगे और जहां बनाया, ऐसे कई कायनात बनाए। वो देख कौन रहा है? वो देखने की सलाहियत किसने पैदा की? ताकत किसने पैदा की? तालीम किसने हासिल की? टेक्नोलॉजी किसने पैदा की? हमने पैदा की। तो हम कहां हैं? उसकी तारीफ करने के लिए उसने जो बनाया है वो देखकर तो आना है। यहीं बैठ के तारीफ करते रहेंगे? ऊपर जाएंगे तभी देखेंगे कि कैसे ये दुनिया बनाई है, कैसे कायनात बनाया है, कैसे चांद सितारे बनाए हैं। कहां है? दूसरे अक़वाम बहुत दूर है, हम तकरीबन 100-200 साल पीछे। हमारी फिक्र यह है कि हम बच्चों को थोड़ा पढ़ा दिया जाए, थोड़ा ये कर लिया जाए, 4 लोगों को आप और पढ़ा दो। हम इस लेवल पे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें हमारी सोच को बदलना होगा। हमारा एक एक पाई जो हम इन्वेस्ट करेंगे उसको सोचकर एक एजेंडे के तहत, एक प्रायोरिटी के तहत हमें लगाना होगा। और कहीं ना कहीं हम कहां ट्रैक मिस कर रहे हैं उसके बारे में सोचना होगा। और तभी हम, क्योंकि जिस स्पीड से हम दौड़ रहे हैं, हमें नहीं मालूम जाना कहां है, हम भाग कहां रहे हैं। अगर हम हमारी मंजिल की तरफ नहीं भाग रहे हैं तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, थमना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, फिर रास्ता सही करना पड़ेगा। तो वो करने का वक्त आ गया है। और इतने कमजोर हालात में आप जैसे लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं, आप जैसे लोग कई जिम्मेदार पोजीशंस में आप लोग बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है तवक्को बढ़ जाती है। क्योंकि हम दूसरे अक़वाम की तरह नहीं हैं, हम कमज़ोर लोग हैं, हम परेशान लोग हैं, हमें ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। हमें किसी और की सियासत के लिए हर दिन टारगेट किया जाता है। और इतने से लोग हमारे बहुत ज़्यादा नहीं है, 3-4-5% भी नहीं है गवर्नमेंट सर्विस में। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि उतने भी ना रहें, ये लोग चाहते हैं कि उतने भी ना रहें। इसीलिए रिजर्वेशन पर हमला किया गया, इसीलिए ये दिन रात हिजाब का मामला हो, रिजर्वेशन का मामला हो, या जो कम्युनल, जो फिरका वाराना माहौल बनाया जाता है हमारे खिलाफ, इसलिए बनाया जाता है कि हमें जो थोड़ा सा एजुकेशन मिल रहा है वो भी ना मिले, जो थोड़ी सी तिजारत हम करते हैं वो भी हमारे पास ना रहे। तो ये एक छुपी हुई साजिश नहीं है। अभी आमतौर पर खुलकर इस साजिश को रचा जा रहा है, और साजिश भी नहीं, अभी खुलेआम बोलकर इसको किया जाता है। तो ऐसे हालात में हमें बहुत सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, बहुत समझदारी के साथ हमें काम करना होगा। और कोई पत्थर फेंक रहा है तो वापस पत्थर फेंकने से कोई बात हल नहीं होगी। जितना उन्होंने सब्र किया, 100 साल जिन्होंने मेहनत की, उस तरीके की मेहनत हमें भी करनी होगी और एक एजेंडे के साथ करनी होगी। और हमें सब मिलकर, सबकी सोच एक होनी चाहिए, सबकी सोच एक होनी चाहिए, सबकी फिक्र एक होनी चाहिए कि भाई सब जगह तालीमी इदारे बने। आप मसाजिद बन रहे हैं, अच्छी बात है, उसका इस्तेमाल कितने बार करते हैं? दिन में 5 वक्त। कितना टाइम के लिए? आधे घंटे के लिए। 2.5 घंटे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाकी 21 घंटे आप कर क्या रहे हैं उसमें? उसको इस्तेमाल करने की एक तरतीब बनाया जाए। इतना एसेट्स है हमारे पास, वहां पर क्या इस्तेमाल होगा? आप जब एक मस्जिद डिजाइन करते हैं तो सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए डिजाइन करते हैं, वहां पे कुछ और कर ही नहीं सकते। ना आप एक क्लास चला सकते हैं, ना आप एक छोटा प्रोग्राम कर सकते हैं, ना आप वहां पे 4 बच्चे जिनके सर पे छत नहीं है, जो कल के हमारे मोहसिन साहब बन सकते हैं, मुस्तफ़ा साहब बन सकते हैं, उनको वहां रखवाने की जरूरत ये नहीं, हमारे डिजाइन में ही नहीं है। हमारे डिजाइन में यह है कि आए, 15 मिनट खोले, पढ़े, दुआ करें, चले जाए। वो सुने ना सुने, वो सुनेगा नहीं, इसलिए नहीं सुनेगा कि हम उस पर मेहनत नहीं कर रहे, नतीजे हमारे सामने है, और बंद कर दें।
नहीं, वो मस्जिद जो है एसेट है, इस माशरे के लिए एसेट है, उसको इस्तेमाल करना है सिर्फ इबादत के लिए। इबादत तो हमारी जात के लिए, हमारे रूह के लिए, वो एक ग़िज़ा है, वो हम करें, लेकिन उससे माशरे में कुछ बहुत बड़ी तब्दीली आनी है तो हमें उस मस्जिद को ऐसा इस्तेमाल करना होगा कि आस पड़ोस के जितने बच्चे हैं वो बच्चे वहां आकर पढ़ें, बिला लिहाज मजहब मिल्लत। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पर वो बात नहीं है, सब लोग आकर वहां पढ़े, एक एजुकेशन हब बने, वहां से निशानदेही हो, यतीम बच्चे कौन है, बेवाएं कौन है, किसको मदद की जरूरत है, कहाँ हम कुछ पॉजिटिवली हम वहां पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, सिर्फ वहां पर इबादत कर कर बंद कर देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उसको इस्तेमाल करना, पूरे माशरे को उसका फायदा पहुंचाना। जब तक हम ये सब नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूं कि हमें आगे बढ़ने के लिए, आज से 10 साल भी बात करें यही हालात रहेंगे, 25 साल बाद बात करें यही रहेंगे, 50 साल बात करें यही रहेंगे। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप इस कौम से हैं, आप एक जिम्मेदार पोजीशन में हैं, तो आपकी जिम्मेदारी 10 गुना ज्यादा है, 100 गुना ज्यादा है। मैं अगर इस पोजीशन में हूं तो मेरी जिम्मेदारी दूसरे अक़वाम के एमएलए से 100 गुना मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है। तो हमें, जैसा आप सब ने कहा कि मौलाना शमशुद्दीन साहब ने बहुत अच्छी बात की, हमें कंट्रीब्यूटर्स बनना चाहिए, हमें लोगों को नफा पहुंचाना चाहिए, हमें एक मॉडल बनना है, तभी होगा। आज मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम मैं इसलिए कर रहा हूं, एक एजेंडे के तहत कर रहा हूं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगले 4 साल में मेरा एजेंडा यह है, हेल्थ के लिए सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूंसी, गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चों पर, अपने घर पर अपना जाती पैसा हेल्थ पे ना लगाए, हुकूमत खर्च करे, क्योंकि हेल्थ का की जिम्मेदारी है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो अपने लाखों करोड़ों रुपए ले जाकर अगर वो सेहत पर लगा देगा तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल पर क्या करे। तो हमने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाई, अभी एक मैटरनिटी हॉस्पिटल का काम चल रहा है, 4 जगह हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बना रहे हैं, 2 तो अब डायलिसिस सेंटर बना रहे हैं। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगले 4 साल में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा कि हमारा गरीब से गरीब भाई हेल्थ के ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं करेगा। सिर्फ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, हमने जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया है, यह हॉस्पिटल पूरे ईस्ट बैंगलोर के लिए, जहाँ पे दलित मुस्लिम बैकवर्ड लोग रहते हैं, वहाँ पे एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पिछले 75 साल पे नहीं थी। उसमें मोहसिन साहब से भी मैंने मदद ली है। मैं आपको कहना चाहूंगा, हमने बना दी है, 5 साल में बनाया, तैयार हो गई, सरकारी हॉस्पिटल है। हमने कोई प्राइवेट पार्टनरशिप जो पहले प्रपोजल था सबको रद्द किया, हमने सरकारी बना दी। अभी हम अगले 15 दिन में हम गर्ल्स के डिग्री कॉलेज का काम शुरू कर रहे हैं शिवाजी नगर के अंदर, क्योंकि स्टडी करवाया तो पता चला कि 10वीं के बाद भेज नहीं रहे बाहर। इसलिए नहीं भेज रहे क्योंकि कॉलेज नहीं है, दूर जाना पड़ता है, बच्चों को नहीं भेज रहे थे। बिल्कुल। तो 2 साल से हमने 2 पीयू कॉलेज सैंक्शन किए, करवाए, जो चल रहे हैं। अभी डिग्री कॉलेज का कंस्ट्रक्शन का काम 15 दिन में हम शुरू करने वाले हैं। तकरीबन 7-8 स्कूल हम काम कर रहे हैं। 1-2 स्कूल में तो हमने बहुत बड़ा पैसा लगाया, 15 करोड़ अभी एक स्कूल में लगा रहे हैं, सरकारी स्कूल में 15 करोड़ रुपए। अगले साल को तैयार करना है, हफीजिया स्कूल को अगले साल हमें तैयार करना है, स्टेट में नंबर 1 गवर्नमेंट स्कूल बननी चाहिए। ये हम काम कर रहे हैं। हमारे हेल्थ और एजुकेशन जो है ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, और जब हम हुकूमत में हैं तो हुकूमत का पैसा लाकर हमारे एरिया में हेल्थ और एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ये हमारी जरूरत है, हमारा फर्ज है। इसलिए फर्ज है क्योंकि हमारे गरीब लोगों का पैसा हेल्थ और एजुकेशन में अगर जाता रहे तो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए नहीं हो सकता। तो जब हुकूमत करने के लिए तैयार है, आप अगर नहीं करेंगे तो किसके ऊपर रोएंगे आप, किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी। तो हम हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को एक एजुकेशनल हब बनाना चाहते हैं, एक हेल्थ केयर का हब बनाना चाहते हैं, और वो काम
चल रहा है और तिजारत का हब बनाना चाहते हैं। इसीलिए इस बार रसल मार्केट को पूरे हिंदुस्तान में इतना मॉडर्न मार्केट बनाने की तैयारी चल रही है, प्लानिंग चल रही है। इंशाल्लाह अगले 4 साल के अंदर, जब तक मेरा टर्म पूरा हो, उसको एक पूरे हिंदुस्तान में सबसे मॉडर्न मार्केट कहीं है तो हमारे मोहल्ले। तो सड़कों का काम, इसका काम, और कोई स्पेशल पैसा नहीं लेके आ रहे हैं। जितना पैसा अवेलेबल है, जहां पे कटौती करनी है वहां करके, जहां पे जरूरत है वहां पे डाला जा रहा है। आज डिजिटल लाइब्रेरीज बन रहे हैं, हम कम्युनिटी सेंटर्स बन रहे हैं, डी एडिक्शन सेंटर का काम चल रहा है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। 3 तो हम बेहतरीन शादी महल, आप प्राइवेट से भी, क्योंकि शादी की बात कह रहे थे, एक शादी महल मिनिमम है, गरीब से गरीब आदमी जाए तो 2-3 लाख रुपए, अमीरों की तो स्काई इज द लिमिट है। अगर एक गरीब आदमी एक शादी घर के लिए 3 लाख 4 लाख खर्च कर देता है, अपनी बेटी को ब्याहने के लिए उसकी जिंदगी का सारा सरमाया लगा देता है 10-15 लाख का, तो ये कौम कैसे आगे बढ़ेगी आप मुझे बताओ, क्योंकि सरमाया कहाँ लग रहा है। तो हमने 3 बेहतरीन शादी महल, अभी तो एक तो 6-8 महीने में हो जाना चाहिए, अगले 2 साल में और एक होगा, और 1 साल में और एक होगा, बेहतरीन महल, जहाँ पे अगर 5-7 लाख रुपए देना है उससे बेहतरीन ये रहे, हमने किया है। बच्चों को स्पोर्ट्स में, जिनको सेहत में दिलचस्पी है, 4 स्पोर्ट्स सेंटर्स हम बना रहे हैं। और अब एक स्टेडियम का काम हम शुरू कर रहे हैं, एक बेहतरीन स्टेडियम बनाएंगे शिवाजी नगर बस स्टैंड के बगल में, छोटा मैदान में, उसका प्लानिंग चल रहा है। इंशाल्लाह जिस तरीके से हम सोच रहे हैं, अगर वो हुआ अगले 4 साल में, तो हमारे मोहल्ले में सबसे बेहतरीन स्टेडियम, सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज रहेंगी कि हमारे बच्चे जाएं, स्विमिंग करें, खेलें, कूदें, मशक्क़त करें, सेहत के एतबार से, तालीम के एतबार से आगे रहें। तो जब तक आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, तो आप बात सिर्फ करते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो हमें सब मिलकर, हम सबको मिलकर कोशिश ये करनी है कि जहां पे हम हैं तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम कर सकते हैं। बहुत सारी जगह ये नहीं हो सकता, क्योंकि जहां पे नुमाइंदा हमारे खिलाफ है या हमारी ऐसी पार्टी के से चुना हुआ है कि वो हमारे मोहल्लों को नेग्लेक्ट करता है, तो ऐसी कई फैसिलिटीज हमारे मजहबी इदारों के अंदर भी हम खोल सकते हैं। एक मस्जिद के ऊपर एक स्पोर्ट्स सेंटर रहना, जिम रहना, सेहत के लिए काम होना कोई बुरी बात नहीं, क्यों नहीं हो सकता। अगर हम बच्चों को जमा कर कोचिंग वहां करने की इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्यों नहीं बना सकते, बनाना होगा। ज़हनियत को, हमारी सोच को और वसी करना है। अगर हम सोचें, हर चीज सोच पर, आपके डिटर्मिनेशन पर, आपके मजबूत इरादों पर चलता है। अगर आपने मजबूत इरादा किया और उस पर कोशिश की, तभी अल्लाह की मदद मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल सकती। घर पे हम बैठे रहेंगे तो मदद नहीं होगी, मेहनत नहीं करेंगे तो मदद नहीं होगी, उस वक्त उस जानिब सोचेंगे नहीं तो वो ख्यालात आपके दिलो दिमाग में आएंगे भी नहीं। तो इसलिए मैं ज्यादा शायद कह चुका हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा कह दिया, क्योंकि आज जो सामने सामीन बैठे हैं, आप सब तालीम याफ्ता, आप सब एक अच्छे ओहदों पर बैठे हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में बैठे हैं, समाज में, माशरे में एक अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। अगर इस गैदरिंग को, अगर हम इस जोड़ में ये बात नहीं करें, तो मैं नहीं समझता कि ये बात आम तौर पर किसी बहुत बड़े पैमाने पे जो प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत बड़ी जो भीड़ जमती है, वहाँ पे ये बात नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने थोड़ा लिबर्टी लिया, मैंने थोड़ा ज़्यादा बोला है। अगर कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो मुझे माफ़ करें, और मुझे यहाँ बुलाकर आप सबको मिलने का और आपके फेलिसिटेशन में हिस्सा लेने का जो मौका दिया,
DSF फाउंडेशन को और हमारे मुजम्मिल भाई को, सबको, हमारे रफ़ी साहब यहाँ बैठे हैं, उनकी किताब को हमने रिलीज़ किया है। और कोई मामूल, मैं तो बहुत सारे शेर व शायरी के किताबों को रिलीज़ कर चुका हूँ, लेकिन IAS IPS ऑफिसर की तैयारी करने वाली किताब है, कोई मामूली बात नहीं है। उनको क्रेडिट देना चाहिए, एक यंग ऑफिसर हैं और अपना जॉब करते हुए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दूसरों को गाइड करने के लिए एक किताब लिखे हैं, तो ये काबिल तारीफ बात है। इतना कहते हुए आपको सबको मुबारकबाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। खुदा।